हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेट स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। अपना यूनिट 1 चल रहा था, सॉलिड स्टेट। इसका लेक्चर 1 में है, टॉपिक 1 पूरा करा दिया था और लेक्चर 2 के अंदर पार्ट 1 व पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आज अपन पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आज के टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे उसको पहले मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखो, ऊपर ऊपर हेडिंग जो डली हुई है, हेडिंग क्या है देखो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो आप, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हेडिंग डली हुई है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले, एक बार समझे इस चीज़ को अच्छे से, उसके बाद में अपन आगे इसको तैयार करेंगे। देखिए, आगे की चीज़ें क्या है। देखिए, इससे पहले अपन ने सॉलिड के पार्ट पढ़े। सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ज्योमेट्री के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 क्रिस्टलाइन था और पार्ट 2 अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन था। अमॉर्फस जो भी है, मतलब यानी ज्योमेट्री के बेस पे सॉलिड्स को अपन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। रियलिटी में सॉलिड अपन इनको ही बोल सकते हैं, और ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। ये कंप्लीट सॉलिड्स की कंडीशंस को मतलब फॉलो नहीं करते हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन वाले। अब ट्रू सॉलिड्स की कंडीशंस क्या है देखो, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल बिल्कुल टच्ड होते हैं, इस तरह से बिल्कुल टच्ड होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। पास पास में होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, इस तरह से पास पास में होते हैं ये। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं इन कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे इन क्रिस्टलाइंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है, इनको मोलिकुलर सॉलिड्स में डिवाइड किया गया है। आयोनिक सॉलिड्स में कैटेगराइज किया गया है, आयोनिक सॉलिड्स में। तीसरा है मेटेलिक सॉलिड्स में कैटेगराइज किया गया है। और फोर्थ है, इनको कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, यानी 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है इनको। ध्यान देना एक बार। अब देखो, फिर से सुना एक बार बात। जो सॉलिड्स होते हैं उनको ज्योमेट्री के बेस में 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 क्रिस्टलाइन और पार्ट 2 नॉन क्रिस्टलाइन। जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनको अपन ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ट्रू सॉलिड की क्या खास बात होती है कि ये जो मोलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल टच्ड होता है, एडजेसेंट होते हैं। टच्ड होने के बाद में इन ये टच्ड किसके बेस पे होते हैं, कुछ ना कुछ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से ये टच्ड है, कॉन्टेक्टेड है ये इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोलिकुलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। कुल मिला के अब अपन को जो पार्ट्स पढ़ने हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पढ़ने हैं। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, नॉन क्रिस्टलाइन को तो अपन रियलिटी में सॉलिड कह ही कहाँ रहे हैं। सॉलिड किसको कह रहे हैं, क्रिस्टलाइन को। तो एक तरह से अपन ये बोले हैं कि ये जो 4 पार्ट्स हैं वो इनडायरेक्ट सॉलिड के पार्ट ही थे भाई। डायरेक्ट पार्ट किसके हैं, क्रिस्टलाइन के। तो इनडायरेक्ट किसके हैं, सॉलिड के, क्योंकि क्रिस्टलाइन भी तो सॉलिड का ही पार्ट है। क्योंकि नॉन क्रिस्टलाइन को तो अपन सॉलिड कहाँ मान रहे हैं, इनको तो स्यूडो सॉलिड बोल रहे हैं अपन। तो टोटल बात है सी अगर अपन ओवरऑल बात करें तो सॉलिड्स को ज्योमेट्री के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आज अपन इन 4 पार्ट्स की डिटेल स्टडी करेंगे। इट्स ओके, चलिए अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबको, इन सब को हटा देते हैं।
अब वन बाय वन एक एक की स्टडी करेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल बिटवीन देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। इस लाइन को लिख लेते हैं अपन एक बार। एक बार हेडिंग डाल लेते हैं फिर से। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो अपन आगे लिख लेते हैं एक बार। चलिए आगे बात करते हैं। तो अपन लिखेंगे क्रिस्टलाइन solids are divided into four categories four categories four categories on the basis of on the basis of forces of attraction between constituent particle constituent particle. Crystalline solids are divided into four categories on the basis of forces of attraction between constituent particles. Constituent particles यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए इनको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो अपन वन बाय वन इनको क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट इधर तो देखो अपन लिख हेडिंग डाल लेंगे, इनके पार्ट्स करने पड़ेंगे अपन को। इधर तो हेडिंग डाल लेंगे अपन टाइप्स ऑफ सॉलिड। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इसको हटा ही देता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड की टाइप्स ऑफ सॉलिड की हेडिंग डाल देते हैं। इधर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे। और
बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेज यहाँ पर आ जाएंगे। बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेज, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में फिजिकल नेचर इधर लिख लेंगे अपन। फिजिकल नेचर यहाँ लिख लेंगे अपन। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ लिख लेंगे अपन। कंडक्टिविटी यहाँ आ जाएगा। और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे। वो ये पहला जो सॉलिड पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड पहला पार्ट। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अपन ने। स्मॉल ए नॉन पोलर, स्मॉल बी पोलर और स्मॉल सी एच बॉन्डेड। ठीक है, एच बॉन्डेड। देखिए अब इनको देखो वन बाय वन करेंगे अपन। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मोलिकुलर सॉलिड है, मोलिक्यूल है मतलब, यानी सॉलिड किन से मिलकर बना होगा? मोलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो देखो नॉन पोलर भी मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट है, नॉन पोलर भी मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट है, पोलर भी मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट है और एच बॉन्डेड भी मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट है। तो तीनों में मोलिक्यूल कैसे तीनों में कांस्टेंट पार्टिकल कैसे होंगे? मोलिक्यूल होंगे। मोलिक्यूल तीनों में ही पार्टिकल मोलिक्यूल होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल मोलिक्यूल होंगे, क्योंकि मोलिक्यूल सॉलिड के पार्ट है तीनों, इसलिए कांस्टेंट पार्टिकल तीनों में कैसे होंगे? मोलिक्यूल होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, बॉन्डिंग। देखिए मैं इनके कुछ एग्जाम्पल देखो एक बार आप, नॉन पोलर की कुछ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से थोड़ा इजी समझ आएगा। नॉन पोलर का मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ArH2CCl4 एक सेकेंड, CO2, ये है एग्जाम्पल है। अब आप H2 देखो, इसमें कोई चार्ज नहीं है, CCl4 पे कोई चार्ज नहीं है, AR पे कोई चार्ज नहीं होता, CO2 पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ऐसे मोलिक्यूल जिन पर कोई चार्ज नहीं होता वो नॉन पोलर में आएंगे, यानी इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अब डायपोल मोमेंट क्या चीज़ होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे अपन, इसको अपन केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास में, यूनिट 4 में। यहाँ अपन कुछ डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ये अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आप इतना ध्यान रखें, ये इनका इन मोलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है म्यू, वो नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर के जो मोलिक्यूल होते हैं उनके
उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस टाइप का होता है। तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा वो डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेज होंगी, LONDON, लंडन फोर्सेज टाइप का होगा। ठीक है। पोलर क्या देख, पोलर का एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो पोलर में एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और SO2 का एग्जांपल ले रहा हूँ। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसका H बॉन्डेड का, जिसमें मैं सिर्फ H2 लूँगा, आइस के अंदर। अब देखिए ज़रा समझना, पोलर के अंदर देखो क्या होता है, जैसे HCl की कंडीशन देखना, मैं जैसे यहाँ पर HCl बना रहा हूँ, HCl प्लस माइनस एक मोलिक्यूल, दूसरा मोलिक्यूल बना रहा हूँ HCl, इस पर भी प्लस और माइनस आएगा, प्लस और माइनस आएगा। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, मतलब HCl। तो देखो ऐसा मोलिक्यूल जिसपे प्लस और माइनस चार्ज होता है, उस पर दो पोल होते हैं अपोजिट, उसको एक डायपोल बोलते हैं। तो ये भी एक डायपोल होगा, इधर वाला भी। अब दो डायपोल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, या डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह से। यानी HCl में प्लस और माइनस, इस HCl में भी प्लस और माइनस, एक मोलिक्यूल पर अगर प्लस और माइनस चार्ज आता है तो उसको एक डायपोल बोलते हैं। तो ये दोनों ही डायपोल हैं, HCl वाले, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन बोल दो, अट्रैक्शन बोल दो, जो भी है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। और एच बॉन्डेड में तो आपको पता है एच बॉन्ड होगा, सीधी सी बात है, ये एच बॉन्ड होगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो ये बॉन्ड देख लिया। अब फिजिकल स्टेट देखो, अब आप देखो H2 CCl4CO2 ये सब सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। ये भी सॉफ्ट होता है, HCl भी सॉफ्ट। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता है, जैसे आप आइस को देखो एक बार, H2 बर्फ, आइस को देखो H2, आइस कैसी होती है, हार्ड होती है, इसका फिजिकल फिजिकल नेचर हार्ड होता है इसका। देखिए जो नॉन पोलर सॉलिड होते हैं और पोलर सॉलिड होते हैं, उनका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है, जबकि एच बॉन्डेड का फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है। तो देखिए आप इनका फिजिकल नेचर आपने पढ़ लिया है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो आप, ये तीनों ही इंसुलेटर होता है, ये वाले देखो तीनों ही आंसर, चाहे नॉन पोलर हो, पोलर हो और एच बॉन्डेड हो, तीनों ही इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होते हैं तीनों ही, ये भी इंसुलेटर होगा और ये भी इंसुलेटर होगा, इस तरह से तीनों इंसुलेटर होते हैं ये। देखिए ये भी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हो गया। मेल्टिंग पॉइंट देखो, इनका तो देखो वेरी लो होता है, एक सेकेंड, इनका तो वेरी लो होता है, और इनका लो और लो होता है, पहले वाले का वेरी लो, फिर लो और फिर लो होता है, इस तरह से। टोटल बात ऐसी हुई कि इनके बारे में अपन सब चीज़ें देख लिया। जैसे जो मोलिकुलर सॉलिड है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड। फिर इनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल देखे, बिकॉज ये मोलिकुलर सॉलिड के पार्ट है इसलिए तीनों में कॉन्स्टेंट पार्टिकल मोलिक्यूल होंगे। इनकी बॉन्डिंग देखिए आपने, डिस्पर्सन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और एच बॉन्डिंग, तीनों में अलग अलग देखा आपने। फिजिकल नेचर देखा, नॉन पोलर का सॉफ्ट, पोलर का सॉफ्ट और एच बॉन्डेड का हार्ड हो गया। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तीनों ही इंसुलेटर होता है,
मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर का वेरी लो होता है, पोलर का लो, मतलब टोटल बात ऐसी है कि इनका लो होता है बॉइलिंग पॉइंट। और ये इनके एग्जाम्पल हैं जो आपको बता दिए थे। अब देखिए, अगर मान लो इनकी अगर अपन को थ्योरी लिखनी हो, जैसे मान लो आपको नॉन पोलर पे एक शॉर्ट नोट लिखना हो, तो आप बता सकते हैं कि देर इज constant particle is molecule, constant particle is molecule, और in the solid attractive forces of London dispersion या लंदन फोर्सेज, फिजिकल नेचर सॉफ्ट हो गया। इस तरह से अपन इनकी थ्योरी बना सकते हैं, मतलब लाइन टू लाइन। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अपन आगे बात करते हैं। एक सेकेंड आप वेट करेंगे। तो आप इनकी थ्योरी इस तरह से बना लेंगे। हाँ, थ्योरी का मतलब है कि मैंने मतलब इनको जैसे नॉन पोलर का मतलब डिस्क्रिप्शन थ्योरी लिखने की बजाय मैंने इसका एक टेबलर फॉर्म में बता दिया। थ्योरी अगर लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप कि फर्स्ट लाइन देखो कैसे बना सकते हैं आप। जैसे मैं नॉन पोलर की फर्स्ट लाइन बताता हूँ। फर्स्ट लाइन ऐसे लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल। मैं नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ, नॉन पोलर की फर्स्ट लाइन लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल। सेकेंड लाइन लिखेंगे देर इज डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेज बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। थर्ड लाइन लिखेंगे दीज आर सॉफ्ट, दीज आर सॉफ्ट। थर्ड लाइन इसके लिए लिखेंगे दीज आर सॉफ्ट। इसके लिए लिखेंगे दीज आर इंसुलेटर। इसके लिए लिखेंगे दे हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और फिर ये एग्जाम्पल, जैसे पोलर के लिए बताता हूँ, लिखेंगे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल। डायपोल इसके लिए लिखेंगे देर इज डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन लिखेंगे दीज आर सॉफ्ट। फोर्थ लाइन लिखेंगे दीज आर इंसुलेटर। और अगली लाइन लिखेंगे दे हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। और फिर ये एग्जाम्पल इसी तरह से एस बॉन्डेंट के लिए लिख देंगे। तो टोटल बात ऐसी है कि अपन इसकी थ्योरी बना सकते हैं इस टेबल को देख करके। इनको मैं हटा देता हूँ, जो भी ये चीज़ें समझाने के लिए अपन ने यूज की है। आगे बात करते हैं अपन। ये तो देखो मॉलिक्यूल सॉलिड की कंप्लीट बात हो गई है। अब अपन आगे बात करेंगे आयोनिक सॉलिड की। ध्यान देना एक बार, आयोनिक सॉलिड की बात करेंगे। ऊपर ध्यान रखना, इनका स्पेशली ध्यान रखना मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। जैसे इन पॉइंट्स के आप ध्यान रखना, इन पॉइंट्स का, कि जैसे मैं वैसे बताता रहूँगा आपको कि फर्स्ट नंबर पे टाइप्स ऑफ सॉलिड आता है, सेकंड नंबर पे कांस्टेंट पार्टिकल हैं, थर्ड नंबर पे फोर्स है, फोर्थ नंबर पे फिजिकल नेचर है, फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और फिर मेल्टिंग पॉइंट है, फिर एग्जाम्पल है। इस बात का आप ध्यान रखना, ताकि वन बाय वन अपन इनके बारे में, जो आयनिक सॉलिड है उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन लिख सकें अपन। चलिए अपन लिखते हैं। बस इतना ही करेंगे अपन, ताकि आपको पता रहे कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा, ये पेज को बढ़ा देते हैं अपन इस तरह से। मॉलिक्यूलर सॉलिड कंप्लीट हो गया है। अब अपन सेकंड नंबर का जो है आयनिक सॉलिड टॉपिक, सेकंड पार्ट। आयोनिक सॉलिड,
इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इनके नाम से पता चल रहा है आयोनिक सॉलिड का मतलब कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस होंगे। कांस्टेंट पार्टिकल आयंस होंगे, इसके नाम से पता चल रहा है आयंस होंगे। देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे ये प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आयनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कुलाम्बिक होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होता है। तो हम लिख देंगे कुलाम्बिक आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। या तो कुलाम्बिक होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा इन आयंस के बीच में। देखिए, अगला पॉइंट आता है फिजिकल नेचर। इसके बाद में ये वाला पॉइंट फिजिकल नेचर का है। तो फिजिकल नेचर देखो, मैं इनका कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें अच्छी समझ आएगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। NaCl, MgO, ZnS, कैल्शियम फ्लोराइड। अब NaCl है, देखो नमक है, तो अब देखिए ये जो NaCl सोल्ट है वो दिखने में कैसा लगता है, इसका फिजिकल कैसा है, हार्ड है, दिखने में हार्ड है, तो मैं हार्ड लिख रहा हूँ। बट एक लाइन और लगा रहा हूँ मैं, ब्रिटल। ध्यान देना, मेरी बात को समझना एक बार। हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड का मतलब देखो NaCl कितना हार्ड है। NaCl का टुकड़ा जैसे Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ये NaCl का टुकड़ा बहुत हार्ड होता है। लेकिन जैसे ही इसे वाटर में डाला जाता है, ये अपने कांस्टेंट आयंस में या कांस्टेंट पार्टिकल्स के अंदर दूर दूर बिखर जाता है। Na+ अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। यानी NaCl बहुत हार्ड होता है, जो सोल्ट है वो बहुत हार्ड है। लेकिन जैसे ही इसे वाटर में डाला जाएगा, डिजोल्व किया जाएगा, तो अपने पार्टिकल्स के अंदर, अपने आयंस के अंदर ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और बिखरने का इस नेचर को अपन ब्रिटल बोलते हैं। हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं ये। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वाला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी कंडक्टिविटी कैसी है, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। क्या चीज़ें, अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस लाइन को बाद में खींच देंगे, पहले समझ लेते हैं। समझना पहले बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो कंडक्टिविटी होती है वो मोशंस की वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। मोशन किसी चीज़ का, या तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा या फिर आयंस का मोशन होगा, दोनों में से। देखिए, जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टिविटी होती है। चार्ज का फ्लो कंडक्टिविटी होती है, ध्यान देना। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी तरह से चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा। आयंस, आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आयंस कहीं पे फ्लो करते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो कहीं पे भी अगर चार्ज का फ्लो होता है तो वहाँ कंडक्टिविटी होती है। ज़रा मुझे बताइए, जो आयंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, नॉट फ्री टू मूव। किसमें, सॉलिड स्टेट में। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो आयनिक सॉलिड होता है उनमें सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होता है, नॉट फ्री टू मूव सॉलिड स्टेट में। इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं। क्योंकि एक्वस मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो
आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो अपने आयनों में बिखरे होते हैं, अपने आयनों में डिसोसिएट रहते हैं, और आयनों में डिसोसिएट होने के कारण वो आयन मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, इसलिए ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए आयन फ्री नहीं होते हैं, नॉट फ्री टू मूव, कौन, आयंस। और मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट के अंदर आयन फ्री होता है मोशन करने के लिए, इसलिए एक कंडक्टिविटी शो करते हैं। ओवरऑल बात यह है। अब इस चीज़ को अपन लिख लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। अब देखिए थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। देखो, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, एक सेकेंड, in solid state but conductor in molten state as well as aqueous solution, सॉल्यूशन है ये, SOLUTION, सॉल्यूशन लिख देना आप आगे, एक्वा सॉल्यूशन, इस तरह से। तो टोटल बात ऐसी है कि इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में और कंडक्टर होंगे मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इंसुलेटर, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज एक्वा सॉल्यूशन, इस तरह से। चलिए अगला पॉइंट आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि जो कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग चीज़ को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल सामने आई, तो इस टाइप से आपका आयनिक सॉलिड कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके बारे में अगर अपन इसकी थ्योरी बनानी हो तो देखो पहली लाइन क्या बना सकते हैं, पहली लाइन बता सकते हो कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, पहली लाइन। दूसरी लाइन देखो आप, देर इज कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देर इज कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दूसरी लाइन बना सकते हो। तीसरी लाइन, दीज आर हार्ड बट ब्रिटल, तीसरी लाइन। चौथी लाइन देखो, there are insulator in solid state but conductor in molten state as well as aqueous solution। और देखो अगली लाइन लिख सकते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और फिर एग्जाम्पल। इसलिए अपन इनकी लाइन भी बना सकते हैं, अपन मतलब थ्योरी लिख सकते हैं, 4-5 लाइन लिख सकते हैं। मैंने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर बता दिया आपको। चलिए अगले सॉलिड की बात करते हैं अपन। अगला जो सॉलिड आता है आपका वो आता है मेटालिक सॉलिड। दो सॉलिड कंप्लीट हो गए हैं आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा पार्ट करेंगे अपन
मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड से क्या मतलब है? 10 मिनट और लगेगा इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए तीसरा पार्ट अपन हेडिंग डाल देते हैं, मेटालिक सॉलिड। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें कांस्टेंट पार्टिकल लिखेंगे। कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं? पहला कॉलम कांस्टेंट पार्टिकल्स का आपने शुरू में देख लिया था जब अपन मोलिकुलर सॉलिड पढ़ रहे थे। कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं? देखो ध्यान देना एक बार। जैसे मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल लिख लेंगे अपन पहले। चलो एग्जांपल लिख लेते हैं इनकी। जैसे जितने भी मेटल्स होती हैं वो सब इसी के अंदर आएगी। कुछ मेटल्स मैं लिख रहा हूँ ETC। जैसे मान लो मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेता हूँ, वो भी आ सकता है उस एग्जांपल में एल्यूमिनियम का। एक एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक कैटायन बना लेता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये एल्यूमिनियम के कुछ पार्टिकल निकाल रहा हूँ मैं। मान लो कि एक 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और फिर एक कैटायन बना लेगा 3 पॉजिटिव। ऐसे ये भी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ऐसे ये भी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सारे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे और इस पर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। इनके सबके ऊपर 3 पॉजिटिव। जैसे इसके ऊपर 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और कैटायन एक ही बना। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है और एक कैटायन बनाता है, एक दूसरा एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, एक कैटायन बनाएगा। यानी यहाँ पर कैटायंस तो होते हैं कम और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है ज़्यादा। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ कैटायंस पड़े हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, फ्री हैं ये इलेक्ट्रॉन, मूव कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा था, इसमें एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर ऐसे मान लो अपने पास 100 एल्यूमिनियम हो और 100 एल्यूमिनियम 100 तो बनाएंगे Al3 प्लस आयन, और लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने बनाएंगे? 300 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 300 इलेक्ट्रॉन में 100 कैटायन एल्यूमिनियम आयन पड़े हुए हैं, एल्यूमिनियम कैटायन पड़े हुए हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं उनको डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में कौन पड़े हुए हैं? कैटायन पड़े हुए हैं। और इन्हीं कैटायंस को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो मैं एक बार एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायन, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस इन ए sea of delocalized electrons, पॉजिटिव आयंस इन ए sea of delocalized electrons। मतलब जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं, वो पॉजिटिव आयंस एक तरह से कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं ओवरऑल एक लाइन में बात करूं तो आप केवल यहाँ पर पॉजिटिव आयंस लिख देंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स के अंदर, तो भी आपका आंसर सही जाएगा। इसको हटा देते हैं अपन, ये सब समझाने के लिए था। इस तरह से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉलम है वो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस का है। तो देखो मेटल्स हैं तो मेटल ही बॉन्डिंग होगी इनमें। मेटल अगर मेटल्स है तो मेटलिक बॉन्डिंग होगी। मेटलिक बॉन्ड होंगे इसमें। चलिए और देखो
अब आप एक बार ध्यान दो, इस Fe पे ध्यान दो। देखो Fe जिसको अपन आयरन कहते हैं, आयरन कैसा होता है? हार्ड होता है, पहली चीज आयरन। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें हैं, ये मिलेबल भी होता है। मिलेबल से क्या मतलब है? मिलेबल, ये मेलेबल होता है, हार्ड होता है, मिलेबल होता है एंड डक्टाइल। एक सेकेंड, एंड डक्टाइल होता है। ये चीज़ों को समझना। तीन चीज़ें अपन को देखने को मिल रही हैं, एक तो हार्ड, एक मिलेबल और एक डक्टाइल। चीज़ों के बारे में समझना एक बार। हार्ड से क्या मीनिंग है? देखो मिलेबल से मीनिंग है ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब एक तरह से ऐसे है कि इसको पीट करके अपन टिंसेड बना सकते हैं। टिंसेड बना सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। और डक्टाइल से मीनिंग है, और डक्टाइल का अपन रख सकते हैं इलास्टिक नेचर से, मतलब इसका एक तरह से इलास्टिक नेचर से। इलास्टिक का मतलब इसको खींच करके अपन इसकी वायर बना सकते हैं इसकी। तो देखिए कोई चीज़ कितनी, देखो कोई चीज़ हार्ड है, फिर भी अपन इसको हीट वगैरह दे करके अपन ये हीट देने से, देख जैसे आयरन की बात करें, आयरन बहुत हार्ड होता है, लेकिन आयरन को हीट देने से ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और फ्लेक्सिबल होने से इसको पीट करके अपन टिंसर्ड बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं एक तरह से। डक्टाइल का मतलब इलास्टिक नेचर से है, खींच करके अपन इस आयरन के वायर बना सकते हैं। जैसे आयरन के बना सकते हैं, वैसे कॉपर के वायर भी बन सकते हैं, वैसे सोने के वायर भी बनाया जा सकता है, सिल्वर के वायर भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह से। तो हार्ड, मेलेबल और डक्टाइल, इनके मेलेबल डक्टाइल इनके मतलब इनकी एक तरह से फिजिकल नेचर है इसका। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देखी। चलिए अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी, कौन चीज़ कैसे हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसको, ये सब समझाने के लिए थे। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट आता है कंडक्टिविटी। तो देखो आपको पता है जो मेटल्स होते हैं, तो चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, दोनों में ही कंडक्टर होते हैं। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं, कंडक्टर्स इन solid state, conductors in solid state as well as in molten state। मतलब ये सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होंगे और मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फेयरली हाई होता है। फेयरली हाई होता है। फेयरली का मतलब बहुत अच्छा, मतलब हायर होता है, अच्छे से हाई होता है, हायर होता है इसका। चलिए ये तीन पॉइंट। अब देखिए, अब अगर इसके अपन को लाइंस लिखनी हो, थ्योरी बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट लाइन लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिख देंगे कि द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आइंस इन ए सी ऑफ डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके लिए लिखेंगे देर इज मेटेलिक बॉन्ड। इनके लिए लिखेंगे दीज आर हार्ड, मिलेबल एंड डक्टाइल। इनके लिए लिखेंगे दीज आर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। अगली लाइन लिखेंगे दे हैव फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और फिर इनके एग्जाम्पल। ऐसे थ्योरी बना सकते हैं अपन। थ्योरी बनाना विशेष कोई विशेष बात नहीं है, अच्छे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ पार्ट की बात करेंगे अपन। अब इनका जो फोर्थ पार्ट है वो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड होता है। कोवलेंट आर नेटवर्क सॉलिड।
ध्यान देना एक बार, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, जो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं, इनके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। दूसरी चीज, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हार्ड होती है, और ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर होता है। दूसरी चीज, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसके। SiO2, इसको अपन क्वार्ट्ज बोलते हैं, स्पेलिंग लिख रहा हूँ उसका, QUARTZ, QUARTZ, क्वार्ट्ज। दूसरा एग्जाम्पल है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा एग्जाम्पल है कार्बन डायमंड वाला। कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं, डायमंड है, और ग्रेफाइट है, और फुलरीन है, उसमें से डायमंड आएगा यहाँ। और एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। AL है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, इस तरह से। और एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना इसको, C ग्रेफाइट, GRAPHITE, ग्रेफाइट, ध्यान देना, C ग्रेफाइट है। इसकी एक खास बात होती है, ये कंडक्टर होता है, मतलब एक्सेप्शनल केस है, ये कंडक्टर होता है, एक्सेप्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, वाई? ये जो कोवलेंट सॉलिड हार्ड होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, एक्सेप्शनली सॉफ्ट होता है ये। तो इसके ऊपर देखो, मैं यहाँ तो लगा रहा हूँ स्टार, भाई इनकी अलग ही प्रॉपर्टी है, और इस पे मार रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है जबकि एक कोवलेंट सॉलिड है। सारे कोवलेंट सॉलिड कैसे होते हैं? इंसुलेटर। लेकिन ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी कैसा होता है? कंडक्टर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये लो। अब ऐसा क्यों होता है वो अपन जरूर बात करेंगे अगली क्लास में कि ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है, इसका मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको कि ये जो जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं, इनको नेटवर्क क्यों बोला जाता है। देखिए, जब अपन डायमंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायमंड की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, एक नेटवर्क की तरह, एक नेट की तरह, नेट की तरह स्ट्रक्चर बनती है, जाल की तरह संरचना बनती है, यानी बहुत बड़ी जॉइंट स्ट्रक्चर बनती है, बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, जॉइंट स्ट्रक्चर। जरा समझना, इनकी जॉइंट स्ट्रक्चर बनती है, बड़ी स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे सिलिकॉन कार्बाइड की बनती है, ऐसे SiO2 की बनती है, ऐसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बनती है, और ग्रेफाइट वगैरह इनकी बड़ी, मतलब एक तरह नेट की तरह, जाल की तरह संरचना बनती है, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। बाकी इनके बारे में ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, मतलब लेक्चर 2 चल रहा था, सॉलिड का 2nd नंबर का टॉपिक चल रहा था, जो कंप्लीट हो गया है। इसके बेस पे जो भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उसको अपन अगले लेक्चर में सीखेंगे अपन। इस लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। इस लेक्चर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस 2nd नंबर के टॉपिक से, उसको अपन अगली क्लास में सीखेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को अपन क्लियर करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर और मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।